नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, चाइल्ड साइकोलॉजी की इस श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के घटक। इसके पहले के वीडियो में हम अभिप्रेरणा का अर्थ और उसकी परिभाषाएं जो कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम देखेंगे अभिप्रेरणा के घटक क्या क्या हैं। तो अभिप्रेरणा के घटकों को कुल 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला भाग है आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा है अंतर्नोद और चौथा है लक्ष्य। देखिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले क्या होती है? आवश्यकता। अभिप्रेरणा हमें क्यों चाहिए होगी? क्योंकि हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी अपने कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से ही इंसान कार्य को आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहला घटक है आवश्यकता। शारीरिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। आवश्यकता किसी भी प्रकार की हो सकती है। फिर हम अंतर्नोद यानी प्रणोद की बात करेंगे। चालक यानी कि किस प्रकार से हम प्रोत्साहन देते हैं और कोई कार्य को आगे बढ़ाते हैं। चालन से आप याद रखेंगे कि चालक का अर्थ है चलाना और आगे बढ़ाना। चौथा है हमारा लक्ष्य और अंत हमारा क्या होता है? किसी न किसी लक्ष्य को पाना। अगला देखेंगे, हिलगार्ड ने अभिप्रेरणा को एक अवस्था के रूप में बताया है। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है परीक्षाओं का कि हिलगार्ड ने अभिप्रेरणा को किस रूप में स्वीकार किया है। तो प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि हिलगार्ड के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है, हिलगार्ड ने अभिप्रेरणा के किस स्वरूप को मान्यता दी है। तो हिलगार्ड के अनुसार जो अभिप्रेरणा है वह एक अवस्था का कार्य करती है, या कह सकते हैं कि हिलगार्ड ने अभिप्रेरणा को एक अवस्था के रूप में माना है। जिस प्रकार हमारी अन्य अवस्थाएं होती हैं उसी प्रकार उन्होंने अभिप्रेरणा को भी एक अवस्था के रूप में स्वीकार किया है। अगला देखेंगे, 3 मनोवैज्ञानिकों थॉमसन, गैरेट, मैस्लो ने अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किया। देखिए, अभिप्रेरणा क्या है इसके बारे में हम पहले ही वीडियो में चर्चा कर चुके थे, तो उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा आपको पीछे के टॉपिक से जोड़ते हुए चलेंगे कि अभिप्रेरणा का अर्थ ही मैंने बताया था कि किसी चीज़ को पुश करना, आगे बढ़ाना और जारी रखना। इसके साथ साथ आप के साथ जैसे शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि अभिप्रेरणा के लिए कौन से शब्द सकारात्मक हैं। तो कौन से शब्द सकारात्मक हैं? अब शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, उम्दा, वाह वाह, इस प्रकार के शब्दों से हम क्या कर सकते हैं? किसी को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो ऐसे 3 मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किया। इन्होंने अभिप्रेरकों का वर्गीकरण कुछ इस आधार पर किया कि जो थॉमसन महोदय हैं उन्होंने अभिप्रेरकों के 2 कारण बताए, यानी कि 2 फैक्टरों में उन्हें विभाजित किया। जैसे थॉमसन के अनुसार जो अभिप्रेरक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है या वह अभिप्रेरित होता है, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक या कृत्रिम। अब प्राकृतिक कारण क्या क्या है? तो प्राकृतिक कारण है जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, या हम कह सकते हैं जैविक। इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? जैविक। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए या कहा जा सके कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ प्राकृतिक चीज़ें भी होंगी और कुछ कृत्रिम चीज़ें भी होंगी। अब प्राकृतिक चीज़ें सारी वही चीज़ें आएंगी जो उसके शारीरिक चीज़ों से जुड़ी होंगी, मानसिक चीज़ों से जुड़ी होंगी, जैसे कि सुख की अनुभव करना, इसके साथ साथ नींद आना, प्यास लगना, भूख लगना, भय लगना, खुश होना, और जितने भी आपके शारीरिक और मनोगत्यात्मक आवश्यकताएं हैं उन सभी को थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक अभिप्रेरकों में विभाजित किया गया है। इसमें से अगर बात की जाए तो इन सभी प्रेरकों में इन्होंने जो मूल रूप से बताए हैं वह सिर्फ 3 प्रेरक बताए हैं, और उनमें है आपके भूख, प्यास, नींद। तो इन्हें थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक अभिप्रेरक के रूप में स्वीकार किया गया है। कृत्रिम अभिप्रेरक में इन्होंने बताया है जैसे है आपका सम्मान पाना, पुरस्कार पाना। देखिए, आप किसी भी कार्य को करते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं या आप कामयाबी पाते हैं तो आपको क्या मिलता है? सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है। वो आपके शारीरिक
चीज़ों से नहीं जुड़ा है, लेकिन वो आपकी कहीं ना कहीं संवेगात्मक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक प्रकार का कृत्रिम उपहार है। वह पुरस्कार आपको दिया जा रहा है जिससे आपकी संवेगात्मक तुष्टि हो रही है, लेकिन आपके किसी भी जैविक चीज़ों से नहीं जुड़ा है। तो सम्मान है, पुरस्कार है, सुरक्षा की भावना है, इसके साथ साथ दंड है, प्रतिष्ठा है। इस प्रकार के जो प्रभाव होते हैं, ये अभिप्रेरक जो होते हैं, यह हमारे कृत्रिम अभिप्रेरक होते हैं। अब इनका सीधा सा अर्थ समझ लेते हैं कि इन्होंने इन्हें बांटा ही क्यों है। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को किन किन प्रकार से अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो उन अभिप्रेरकों में थॉमसन ने 2 अभिप्रेरक बताए, एक तो प्राकृतिक अभिप्रेरक और दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरक। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति को 2 प्रकार से अभिप्रेरित किया जाता है। प्राकृतिक अभिप्रेरक यानी कि भूख, प्यास, नींद आदि के द्वारा अभिप्रेरित किया जा सकता है। कृत्रिम उपप्रेरक यानी कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको उसके प्रति सम्मान देना, आपकी तारीफ करना और अच्छा कार्य होने पर आपको पुरस्कृत भी करना, इसके साथ साथ आपको सुरक्षा मिलना, ये भी एक प्रकार का कृत्रिम अभिप्रेरक है। और बात की जाए दंड, अगर आप किसी प्रकार का असामाजिक कार्य करते हैं या आप अलग कार्य करते हैं, सही कार्य नहीं करते हैं, तो एक भय होता है दंड पाने का। तो ये दंड भी एक प्रकार का प्रेरक का कार्य करता है जो हमें सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि अगर हम सही कार्य नहीं करेंगे तो हमें दंड मिल सकता है, अगर हम सही कार्य करेंगे तो हमें सम्मान और पुरस्कार मिल सकता है। अगर हम सामाजिक दृष्टि से, इसके साथ साथ प्रत्येक दृष्टि से अगर हम अपने आप को उच्चतम शिखर तक पहुंचाते हैं तो हमारी समाज में क्या होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी और असामाजिक कार्य करने से प्रतिष्ठा चली भी जाएगी। तो प्रतिष्ठा का भी जो एक भय होता है, या कह सकते हैं प्रतिष्ठा भी एक प्रकार का प्रेरक का कार्य करती है व्यक्ति के प्रगति में। अगला देखेंगे गैरेट। तो मैंने पहले ही बताया कि 3 मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरकों को बांटा है। पहले थे थॉमसन, जिनके अनुसार हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गैरेट के अकॉर्डिंग। तो गैरेट ने जो अभिप्रेरक हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया। इन्होंने कहा कि जो अभिप्रेरक होते हैं वे कृत्रिम और प्राकृतिक नहीं बल्कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होते हैं। अब देखिए, मैं बार बार जब समझा रही थी तो एक चीज़ का प्रयोग कर रही थी कि जो प्राकृतिक अभिप्रेरक हैं वो जैविक हैं, हमारी शारीरिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हमारी मनोगत्यात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। क्यों बता रही थी, क्योंकि आगे इसी से रिलेट करना था कि जो गैरेट ने अपने जैविक अभिप्रेरक बताए हैं जिनका जीव मात्र से संबंध है, तो वह होते हैं आपके भूख, प्यास, नींद, सुख, चैन, प्यार। इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, आपकी स्नेह, भय, क्रोध, ये सभी क्या होते हैं, ये आपके जैविक या प्राकृतिक अभिप्रेरक होते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति अभिप्रेरित होता है कि हाँ, अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे प्यार मिलेगा, अपने से बड़ों का प्यार मिलेगा। अगर मैं अच्छा कार्य नहीं करूँगा तो मुझे स्नेह नहीं मिलेगा। अगर मैं किसी भी प्रकार से अपना काम समय पर कर लूँगा तो मैं अच्छी नींद ले पाऊँगा, और अगर मैं कार्य पूरा नहीं कर पाया तो मैं नींद नहीं ले पाऊँगा। तो एक प्रकार से ये नींद भी क्या कर रही है, व्यक्ति को पुश कर रही है, आगे की ओर बढ़ा रही है अपना कार्य करने के लिए। और ऐसी हर चीज़ को हम कहेंगे प्रेरणा, अभिप्रेरणा या प्रेरक। तो इसी प्रकार इन्होंने जैविक अभिप्रेरक के साथ साथ दूसरे अभिप्रेरक के रूप में बांटा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक में इन्होंने बताई हैं भावनाएं। तो देखिए, थॉमसन के जो हमने 3 अभिप्रेरक पढ़े थे, भूख, प्यास और नींद, वो सभी गैरेट के द्वारा बताए गए जैविक अभिप्रेरक हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि थॉमसन के किस अभिप्रेरक को गैरेट ने जैविक अभिप्रेरक के रूप में विभाजित किया है। तो वह कौन से हो जाएंगे, प्राकृतिक अभिप्रेरक यानी कि भूख, प्यास और नींद। जितने आसान और सरल सवाल लग रहे हैं, यकीन मानिए जब ऑप्शन के थ्रू आपके सामने डाले जाएंगे तो आपका दिमाग भी एक बार को घूम जाएगा। अब हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक कारक में इन्होंने बताया है भय, प्रेम और दुख। भय, प्रेम और दुख। भय, प्रेम और दुख यानी जो मानवीय भावनाएं होती हैं, हमारी किसी चीज़ से डर लगना, किसी चीज़ से अत्यधिक प्रेम होना, किसी को देखकर दुखी होना और किसी को देखकर खुशी होना, इस प्रकार के जो प्रेरक होते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक प्रेरक के रूप में गैरेट के द्वारा बांटा गया है। देखिए, एक बार फिर से सुन लीजिएगा अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, कि थॉमसन ने प्राकृतिक अभिप्रेरकों में सिर्फ 3 अभिप्रेरक बताए हैं, भूख, प्यास और नींद। भूख, प्यास और नींद, जिन्हें गैरेट के द्वारा जैविक अभिप्रेरक के रूप में भी वर्गीकृत
किया गया है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक में गैरेट ने बताया है कि मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक वो होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का मन यानी कि मन के द्वारा लगाव होता है, जैसे भय लगना, प्रेम होना, दुख होना, खुशी होना। इस प्रकार के जो मानवीय भावनाएं होती हैं जो किसी ना किसी चीज़ को देख करके प्रकट होती हैं, तो उन्हें मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में बांटा गया है। देखिए अब इनमें अंतर क्या है। तो जो जैविक कारक हैं वो किसी चीज़ को देख कर नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। भूख आपको ऐसा नहीं है कि खाना देख कर ही लगेगी, भूख का जब समय हो जाएगा तो भूख आप रूप ही आपको लगने लगेगी। नींद का समय हो जाएगा तो नींद लगने ही लगेगी, प्यास का समय हो जाएगा तो प्यास लगने ही लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भय का समय हो जाएगा तो भय लगने लगेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। भय जब आप किसी चीज़ को देखेंगे, सुनेंगे या महसूस करेंगे तभी आपको भय लगेगा। हो सकता है भय आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 6 दिन और इसके साथ साथ सालों भय ना लगे। जरूरी है कि भय लगना जरूरी है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो प्राकृतिक या जैविक कारक उन्हीं चीज़ों को बांट सकते हैं जो अति आवश्यक है, जिनका होना तय है, निश्चित है। नींद आएगी ही, भूख लगेगी ही, प्यास लगेगी ही, लेकिन जरूरी नहीं कि प्यार हो ही जाएगा, जरूरी नहीं कि किसी को देखकर दुख उत्पन्न ही हो जाएगा। तो जो चीज़ें देखकर हो, सुनकर हो या फील करके हो, तो वो चीज़ें हैं हमारी मनोवैज्ञानिक। जो चीज़ों का होना तय है, निश्चित है, वो है हमारी जैविक या प्राकृतिक। अब हम देखेंगे गैरेट का जो तीसरा विभाजन इन्होंने दिया है सामाजिक। सामाजिक के अंतर्गत थॉमसन के कृत्रिम अभिप्रेरक, यानी कि थॉमसन ने जो अपने कृत्रिम अभिप्रेरक बांटे हैं, इन्हीं को गैरेट ने क्या कह दिया है कि सामाजिक अभिप्रेरक। अब समाज में हमें प्रतिष्ठा भी मिलती है, समाज के द्वारा हमें सुरक्षा और असुरक्षा की भावना भी मिलती है, समाज के द्वारा हमें पुरस्कार और सम्मान भी मिलता है, समाज के द्वारा हमें तृष्णा भी झेलनी पड़ती है और समाज के द्वारा हमें दंड भी मिलता है। तो ऐसे सभी प्रेरक जो हमें समाज के द्वारा निर्धारित किए जाएं या समाज के द्वारा मिले या समाज के भय से हम किसी कार्य को करें या समाज को दिखाने के लिए किसी कार्य को करें, तो वो सभी सामाजिक कारक हैं। जैविक कारक वो हैं जो निश्चित हैं, होंगे, अपने समय पर जरूर होंगे, नींद जरूर आएगी, भूख जरूर लगेगी, प्यास जरूर लगेगी। ये सभी कैसे हो गए हैं? जैविक कारक हो गए हैं, जिन्हें प्राकृतिक कारक भी कहेंगे। अरे भाई साफ सीधा समझ लीजिए, प्रकृति प्राकृतिक जो भी कारक है। अब जब से जन्म लेते हैं तब से भूख तो लगती ही है, नींद तो लगती ही है, प्यास तो लगती ही है। तो वो सभी प्रेरक मनोवैज्ञानिक वो हो जाएंगे जिन्हें हम फील करें, महसूस करें, देख कर, सुन कर या समझ कर उन चीज़ों को क्या करें, महसूस करें, तो उन्हें कहेंगे मनोवैज्ञानिक कारक। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही माइनर तरीके से डिफरेंस समझ गए होंगे, क्योंकि जो आपके सामने अब मैं इसके बाद जब बहुविकल्पीय सीरीज करवाऊंगी तो उसमें आपके सामने ऑप्शन पड़े होंगे कि निम्न में से कौन सा जैविक कारक है? भय, प्रेम, दुख, प्यास। तो क्या हो जाएगा? प्यास। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अगला देखेंगे मैस्लो ने आपके अभिप्रेरकों को 2 भागों में बांटा है और इन्होंने अभिप्रेरकों को बांटा है जन्मजात और अर्जित। जन्मजात और अर्जित। अब जन्मजात अभिप्रेरक कौन से हैं? तो अभी मैंने बताया था कि जो जन्म से हमारे साथ है, जब से हमने जन्म लिया है तब से भाई नींद तो आ ही रही है, भूख तो लग ही रही है और प्यास भी लग ही रही है। तो वो जो जन्मजात कारक हैं वो सभी थॉमसन के प्राकृतिक कारक, यानी जो हमने थॉमसन के प्राकृतिक कारक पढ़े थे, भूख, प्यास, नींद, वही मैस्लो के द्वारा क्या बताए गए हैं? जन्मजात कारक। और अभिप्रेरक के जो दूसरा कारक इन्होंने बताया है वह बताया है अर्जित, यानी कि अर्जित कारक। देखिए प्रतिष्ठा हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं अपने व्यवहार और गुणों के द्वारा। सम्मान या पुरस्कार हम अर्जित करते हैं, दंड हम अपने कर्मों के कारण भुगतते हैं। और इसके साथ साथ हमें सम्मान भी क्यों मिलता है? क्योंकि हम स्वयं ऐसा करते हैं ताकि हमें सम्मान मिल सके, ना कि हमारा कोई जन्म से अधिकार था कि हमें सम्मान मिलेगा ही, ना तो जन्म से ही हमारा तय हो गया था कि हमें दंड दिया ही जाएगा। तो ये सब कैसे हैं? अर्जित किए हैं, सामाजिक हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे? इसके अंतर्गत आपके सभी कृत्रिम अभिप्रेरक थॉमसन के आ जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि अगर हमने थॉमसन के प्राकृतिक और कृत्रिम अभिप्रेरक को अच्छे से समझ लिया है तो आगे के सभी क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। थॉमसन के द्वारा थॉमसन के द्वारा अभिप्रेरकों को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और कृत्रिम। अगर आपको याद नहीं रहता है, आप थॉमसन को 2 भागों में बांट दीजिए, यानी कि थॉम और सन। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो जन्म से साथ में थे, कृत्रिम जो हम अर्जित कर रहे हैं। गैरेट में 3 अक्षर हैं, गैरेट, तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है?
3 भागों में, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जैविक जो जन्म से हैं, मनोवैज्ञानिक जो हम महसूस करते हैं, और सामाजिक जो हम लोगों के द्वारा पाते हैं या लोगों को देते हैं। अगला देखेंगे मैस्लो। मैस्लो में आपके जो है यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे मैस्लो, आधा सा बनाएंगे तो यहाँ पे माँ और ला ही 2 वर्ड ऐसे हैं जो पूरे पूरे आ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपके इन्होंने भी 2 भागों में बांटे हैं, जन्मजात और अर्जित। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप अभिप्रेरकों का जो वर्गीकरण है इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे, और यहाँ से यकीन मानिए प्रत्येक वर्ष आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। कंफ्यूज मत होइएगा, हमने अभी जो पढ़ा है वह अभिप्रेरक के प्रकार है। क्या है? अभिप्रेरकों के प्रकार है कि कौन कौन से अभिप्रेरक हो सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की हो सकती है, एक है आंतरिक और एक है बाह्य। आंतरिक यानी कि जैविक, यानी कि जन्म से, यानी कि प्राकृतिक, तो इसे क्या कहेंगे? आंतरिक अभिप्रेरणा। जैसे हम किसी कार्य को करने के लिए अंदर से अभिप्रेरित होते हैं, स्वयं से अभिप्रेरित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको आज 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, या मान लीजिए आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 10 का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, और आपने क्या किया कि आपने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और आपके पास पूरा दिन अभी खाली पड़ा है। तो अब आप क्या हो रहे हैं? अंदर से स्वयं से अपने आप मोटिवेट हो रहे हैं कि अरे वाह, मैंने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और सिर्फ 1 चैप्टर बचा और अभी मेरे पास पूरा दिन है, इसका मतलब मैं उसे भी आसानी से कंप्लीट कर लूँगा। तो ये क्या हुआ? आप स्वयं से अभिप्रेरित हुए। आपने पेंटिंग करना स्टार्ट किया, और आपकी पेंटिंग जैसे जैसे आप पेंट करते हैं बहुत अच्छी लगती जा रही है, तो आप स्वयं देख के अभिप्रेरित हो रहे हैं कि अरे वाह, मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बना ली, अब तो मैं इसे अभी पूरा कर लूँगा। तो क्या हुआ? आप अभिप्रेरित हुए, अब मैं ऐसी पेंटिंग और भी बनाऊँगा। तो ये स्वयं की अभिप्रेरणा है। मनोसामाजिक। मनोसामाजिक होती है कि जब हमने कोई काम अच्छा किया और किसी ने हमारा काम देखा तो उसने कहा अरे वाह, आप इतना अच्छा कर लेते हैं, तो उस काम से क्या हुआ? मुझे दूसरे के द्वारा प्रेरणा मिली कि अरे वाह, मेरी तो बहुत तारीफ हो रही है, इसका मतलब है कि मैं कार्य ये दोबारा फिर से करूँगा। अगर मैंने थोड़ा सा अच्छा लिखा, लोगों ने कहा अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, तो मुझे क्या लगा कि अगली बार भी मैं इससे भी अच्छा लिखूँगा ताकि मेरी और भी तारीफ हो सके। तो ये हो गई सामाजिक या मनोसामाजिक या बाह्य अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, आंतरिक या जैविक और मनोवैज्ञानिक या बाह्य अभिप्रेरणा। अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें बांटा है। थॉमसन ने 2 भागों में, गैरेट ने 3 भागों में और मैस्लो ने 2 भागों में। अब हम देखेंगे अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं। इन्हें सिर्फ इसलिए लिख दिया है ताकि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इतना तो आपको कम से कम तैयार होना ही चाहिए। तो अभिप्रेरणा का जो द्विकारक सिद्धांत है यह हर्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया है। हर्ज़बर्ग ने यह सिद्धांत दिया है। इन्होंने अभिप्रेरणा 2 प्रकार की बताई है, और उसमें इन्होंने बताया स्वास्थ्यप्रद यानी कि पैसा, और प्रेरकीय कारक। देखिए हर्ज़बर्ग की जो एक स्टोरी है वो हम सभी जानते हैं कि एक लड़का था, उसकी माँ को कैंसर हुआ था, दवाई डॉक्टर दे नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। हर्ज़बर्ग के सामने अब बहुत बड़ी समस्या हो चुकी थी कि वह दवाई चुरा लेता तो वो अनैतिक कार्य हो जाता, और अगर दवाई खरीदता तो उसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसके साथ अभिप्रेरणाएं भी हो रही थी कि उसे प्रेरणा ये थी कि उसे अपनी माँ के लिए दवाई क्या करनी है, लेनी ही है, लेकिन अब वो कैसे ले, ये चीज़ में वह दुविधा में पड़ गया था। यहाँ पर एक नैतिक सिद्धांत भी कार्य करता है जो कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत से रिलेट करता है। तो फिलहाल हम यहाँ जानेंगे कि जो अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत है वह हर्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। एक बार यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए जो अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत है ये वो प्रश्न है जो आप कई बुक्स में जब स्टडी करेंगे तब इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे कि अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वारा, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वारा। ये एक जगह कहीं नहीं लिखे मिलने वाले आपको। अगला देखेंगे अभिप्रेरणा का शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया है। तो अभिप्रेरणा का जो शरीर रचना सिद्धांत है यह मरे या मार्गन के द्वारा दिया गया। ये सिद्धांत क्या है इनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डिटेलिंग में ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल आज हम इतना जान लेंगे कि ये सिद्धांत दिए किसने हैं। तो अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत
फ्रेडरिक हर्बबर्ग ने दिया है। अभिप्रेरणा का शरीर रचना सिद्धांत मरे और मॉर्गन ने दिया है। और अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। देखिए, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई जो किसी ना किसी संवेग के द्वारा घटित होती हैं। अब यह संवेग क्या है, मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, ये 14 मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभिप्रेरणा का अंतर्नोद या प्रणोद या सबलीकरण का सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया है। मीन्स हल ने क्या बताया है कि अभिप्रेरणा कैसी है, पुनर्वलित होती है। जब उसे बल दिया जाता है, पुनः पुनः उसे बल को आरोपित किया जाता है, बार बार। यहाँ बल आरोपित करने से मतलब यह नहीं है कि किसी को धक्का देना है, पुश करना है। यहाँ बल आरोपित करने का मतलब है कि बार बार प्रेरणा दी जाती है। तो अभिप्रेरणा का जो पुनर्वलन सिद्धांत है या अंतर्नोद और प्रणोद का सिद्धांत है, वह दिया है हल के द्वारा दिया गया है। आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत हार्लो ने दिया है। इन्होंने बंदरों पर प्रयोग किया था। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा दूं, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स है और 1 नंबर आपका फर्स्ट वीडियो और यहाँ जो मैंने जैविक अभिप्रेरक बताए हैं यहाँ से फिक्स है। अगर मैं बात करूँ तो आप अभिप्रेरणा टॉपिक को अगर इन दोनों वीडियो में मेरे द्वारा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत हर्बबर्ग ने, स्वास्थ्य सिद्धांत फ्रेडरिक हर्बबर्ग ने, शरीर रचना सिद्धांत मॉर्गन मुरे ने, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल ने, अंतर्नोद प्रणोद सबलीकरण और पुनर्वलन का सिद्धांत हल ने, अभिप्रेरणा का आंतरिक सिद्धांत हार्लो के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि अभिप्रेरणा को कितने घटकों में बांटा गया है। 4 घटकों में, आवश्यकता, चालक, अंतर्नोद, लक्ष्य या प्रेरक। अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा गया, तो अभिप्रेरकों को 3 वैज्ञानिकों ने बांटा है। हिलगार्ड ने अभिप्रेरणा को किस रूप में स्वीकार किया है, तो हिलगार्ड ने अभिप्रेरणा को एक अवस्था के रूप में स्वीकार किया है। अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटम शब्द से निकला है जिसका अर्थ है गति करना। अभिप्रेरणा की सभी परिभाषाएं भी आप ट्रिक से याद कर चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि ये मोटिवेशन और अभिप्रेरणा नामक जो आपका साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने अपने दोनों वीडियो में कंप्लीट करा दिया। और अगर कुछ आपको लगता है कि शेष रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो ला करके वो भी कंप्लीट करवा दूंगी। फिलहाल आप इतनी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। आप टेट, सीटेट, एसटेट किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक पहले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिएगा और ट्रिक के माध्यम से उन परिभाषाओं को याद कीजिए। बहुत ही हंसाने और गुदगुदाने वाली ट्रिकों के साथ आप उन्हें कभी भी नहीं भूल पाएंगे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनिए, इसे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।